तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं विभिन्न एकेडमी में। बेटा, जैसे कि पता है आपको, हमने अब तक 5 यूनिट पार्ट ए क्लास 12th बिजनेस स्टडी से रिकॉर्ड कर ली थी और हमने अपलोड भी कर दी थी। होप सो आपने उन 5 यूनिट्स को अच्छे से देख भी लिया होगा। लास्ट यूनिट जो हमने खत्म की थी वो थी ऑर्गेनाइजिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आप बोल सकते हैं, स्टाफिंग। बुक रहेगी सुभाष दे सर की बुक। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और एज इट इज, अगर आपके पास सुभाष देव सर की बुक है तो अपनी बुक लेके बैठिएगा। हम उस बुक में से ही सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं अपने पास से आपको बताऊंगा तो आप उनको उस पे पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है तो मुझे बताइएगा एक बार। यस अनीस, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, दिख रही है। चलो ठीक है। तो यूनिट नंबर ओके सर। 6 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में हमारा जो है टॉपिक का नाम रहेगा स्टाफिंग, जिसमें बेसिकली आप इस वर्ड पर फोकस कर सकते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंड द राइट पीपल, फाइंड द राइट पीपल। ठीक है, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफिंग है उसको हमने एक इम्पोर्टेंट फंक्शन के तौर पे कंसिडर किया, इम्पोर्टेंट फंक्शन माना है। आप इसे कह सकते हैं कि हमारे जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में हमारे पास टोटल जो फंक्शंस हैं वो कितने हैं? 5। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करें तो 5 फंक्शंस हमारे पास, जिनको हम समझते हैं P, O, S, D और C से। हमने प्लानिंग इससे पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट किया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग को हम HRM के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टाफिंग इज ऑल्सो टू बी नोन एज HRM। तो ये HRM का भी एक हमारा बेसिकली जो है, हम स्टाफिंग को HRM के नाम से जानते हैं, मतलब HRM भी से बोलते हैं, इसका मतलब है कि इट इज इटसेल्फ डूइंग द वर्क ऑफ स्टाफिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो स्टाफिंग है हमारी बेसिकली। हम HRM के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हुए फिर स्टाफिंग फंक्शन पे चलेंगे। उससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, चैप्टर को कंटिन्यू करें, तो मैं आपको बता दूं कि CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है इसमें जो कवर करने वाला वो क्या क्या रहेगा। एक तो कंसेप्ट रहेगा, इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी स्टाफिंग की। फिर हम स्टाफिंग को एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। स्टाफिंग एज ए प्रोसेस देखेंगे क्या है, उसमें फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे फोकस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पे फोकस करेंगे। स्टाफिंग के अंतर्गत आने वाली 2 प्रोसेस है बेसिकली, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस के 2 पार्ट हम पढ़ेंगे, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस और दूसरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और दोनों में जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस का रहेगा एक तो, और साथ ही साथ हमारी स्टाफिंग प्रोसेस इटसेल्फ वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। हालांकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी हमसे कई बार पूछ लेते हैं, तो इस पर भी हम फोकस रखेंगे अपना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन से होंगे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन से होंगे, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये हमारे पास जो है इंटर जो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इसके कंटेंट्स को हमने जो है एज पर सुभाष सर की बुक के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा रहेगा कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अपना कंटिन्यू करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज पर। उससे नेक्स्ट रहेगी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5 दिन हम इस पे लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और 5 दिन में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। हालांकि यूनिट काफी लेंदी यूनिट है, अगर 5 दिन से ज्यादा भी लगे तो हम 5 दिन से ज्यादा भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6.1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग हम इसको 5 दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस यूनिट को पढ़ने पर आपको क्या चीज समझ में आएगी? इस यूनिट को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा जो इसके लर्निंग आउटकम्स का जो पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भी कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग क्या है। देन उसकी इंपॉर्टेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज के बारे में, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। HRM मतलब जो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने वाला, जो स्टाफिंग फंक्शन इटसेल्फ पे स्टाफिंग फंक्शन है हमारा, जो मैनेजमेंट करता है ह्यूमन रिसोर्सेज का बेसिकली।
और फिर हम बात करेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूँ तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इसके आधार पर हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछ लेते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में हमसे इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। So thereafter we will discuss about the merits and demerits of internal and external source of recruitment and meaning of selection process, understanding of training and development, both the concepts, दोनों concepts क्या है, दोनों में अंतर क्या है। Then thereafter importance of training to the organization and to the employees, क्या requirement है, क्यों हमें training देनी चाहिए, उसकी क्या विशेषता है, क्या significance, what would be the significance of training for the organization as well as for the employees. Then thereafter we will discuss about the training, vestibule training, apprenticeship training, internship training. There are the lots of different kind of method, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये अलग अलग मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पे हम हमसे एग्जाम में पूछ लेता है। और केस बेस्ड क्वेश्चन जनरली इन पर बनते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो दोनों तरीके की बातें हम इस पे करेंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा एक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट इन्फोसिस के बारे में बात की गई है। एक बार उसको स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं वो क्या है। थोड़ी सी स्टोरी है छोटी सी, उस स्टोरी को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। एक्चुअल में इन्फोसिस जो है एक काफी बड़ी आईटी कंपनी है, जिसमें जो है नारायण मूर्ति जो है हमारे, वो बेसिकली सीईओ थे इसके, बेसिकली सीईओ ऑफ इन्फोसिस है। इन्होंने एक बात रखी है हमारे सामने, क्या बात रखी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HR पावर है, ह्यूमन रिसोर्स पावर है, उनको इन्होंने ये कहा है कि दैट एसेट्स, दैट इज द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है। उन्होंने इसको आवर एसेट्स के नाम से संबोधित किया है, आवर एसेट्स कह के बुलाया है। आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, हर शाम को वो अपने घर चली जाती है। वी हैव टू मेक श्योर, और हमें इस बात को श्योर करना है दैट दे कम बैक, वो वापिस आए इन द नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो इट मीन्स टू से कि जो नारायण मूर्ति सीईओ ऑफ इन्फोसिस है, उनके अकॉर्डिंग इस कथन का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। दे आर, he is saying that they are the assets of the organization, वो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हैं। आप उन्हें एज ए लेबर ट्रीट ना करें, एज ए लेबर ट्रीट ना करें, एज ए टूल ना माने। ठीक है, एज ए टूल ना माने, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो टूल हो सकते हैं, बट नारायण मूर्ति उनको टूल या लेबर ना मानकर एसेट्स मानते हैं, और कहते हैं कि ये वो एसेट्स है जिनके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकते। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो HR पावर है, ह्यूमन रिसोर्स पावर है, पर्सनल है, कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, वो इस बात को शो कर दे कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा ही जो है बिजनेस है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जीवन में कोई हरा नहीं सकता, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इट मीन्स से कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यदि HR अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन मान के काम करेगा, तो डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो एंड एक्सपेंड, एंड वो अपनी जो ब्रांचेज जो है अलग अलग जो है स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में फैला सकता है। तो इन द सेम वे नारायण मूर्ति जी ने बताया कि ये हमारी एसेट्स हैं जो हर शाम अपने घर चली जाती हैं, और ये इंश्योर करना कि अगले दिन वो वापस आएंगे, ये हमारे पे डिपेंड करता है। इट मींस कि ह्यूमन रिसोर्स को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना ही बेसिकली हमारा काम है। भाई उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक वर्ड जोड़ देंगे, दैट इज रीजनेबल। रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी हमें कहेगा कि मैं तो 5 ही घंटे काम करूंगा, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, तो हम उसे अलाउ कर देंगे 5 घंटे के लिए, नहीं। उनका कहना है कि भाई एसेट्स हैं और हम इंश्योर भी करेंगे वापस आएंगे, बट रीजनेबल सेटिस्फेक्शन के साथ। हम उनकी सारी बातें मानेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी वो सारी बातें मानी जाएंगी जो रीजनेबल होंगी, जो समझने योग्य होंगी, जो मानने योग्य होंगी। ये कहते हैं कि एट ए टाइम when organizations are debating the strategic importance of their human resources, Infosys, a consulting and software service organization, includes its human resources in its balance sheet.
हालांकि हमें पता है कि जो ह्यूमन पावर है दैट इज नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर, उसको हम अकाउंटेड नहीं करते, उसकी अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, बिकॉज ह्यूमन पावर जो है, एचआर पावर जो है, दैट इज, जो हमारी एचआर पावर जो है वो क्या है बेसिकली, वो नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फाइनेंशियल जो है टर्म है हमारी, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल टर्म है, और हमें अकाउंटिंग में केवल उन टर्म्स को रिकॉर्ड करना होता है जो फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, वो कहते हैं कि हम इन्हें अपनी बैलेंस शीट में शामिल करते हैं, दे आर टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द इन्फोसिस एज एन एसेट्स वैल्यू, एक एसेट्स के तौर पर, एक एसेट्स के नाते इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो इसका पर्पज यही है कि उन्होंने इसको क्या माना है, एक एसेट्स माना है, ना कि किसी प्रकार की कोई टूल या कोई लेबर पावर। साथ ही साथ वो कहते हैं द रैशनल फॉर दे दिस इज एज फॉलोज, द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एन कंपनी इज यूजुअली एग्जामाइन्ड ऑन द सर्टेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर। कहते हैं किसी भी संस्था की अगर आपको सक्सेस जानना है तो आप केवल उसके दो पहलुओं को समझ लीजिए, एक तो उसके फाइनेंशियल जो पॉइंट्स हैं, एक उसके नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनको समझ लीजिए, आप उसकी सक्सेस के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बट ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने उन्हीं दो पहलुओं में से एक पहलू माना है, उन्हीं दो पैरामीटर में से एक पैरामीटर कंसिडर किया है, दैट इज कि ये एक नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर है, challenges the usefulness of evaluating corporate success solely on traditional measures, जो कि व्यापारिक जो परंपरागत यानी प्राचीन समय में जिस तरीके से हम उसको इम्पोर्टेंस देते थे, उसी तरीके से एक चैलेंज के तौर पे हमें इसको नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर मान के इवेलुएट करना है, इसको मेजर करना है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या करता है बेसिकली, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कलेक्टिव एक्सपर्टाइज को, इनोवेशंस को, लीडरशिप को, एंटरप्रेन्योरशिप को, मैनेजर स्किल्स को इन द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं, हम एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स को एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कलेक्टिवली एक्सपर्टाइज, इनोवेटिव, लीडरशिप या एक एंटरप्रेन्योरियल या मैनेजर स्किल्स के तौर पे हमारे सामने प्रस्तुत हो, या हमारे सामने वो उनका एक रोल प्रेजेंट किया जाए। As a knowledge of intensive company, Infosys recognize the value of its human assets in the maintaining its competitive position। और यही सबसे बड़ा काम जो है इन्फोसिस के सामने है कि वो इस competitive position के दौरान किस तरीके से अपने इस ह्यूमन एसेट्स को सुरक्षित करे, competitive position के दौरान उसको मेंटेन रखे, उसको बनाए रखे। ओवरऑल यहाँ तक जो हमने पढ़ा उससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो सीईओ इन्फोसिस है, उनका कहना ये है कि एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स पावर जो है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा एसेट है जो उसको ग्रो करवा सकता है, जो उसको डाउन ले जा सकता है। अगर वो उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन मान के काम करते हैं तो उसको ग्रो करवा सकते हैं, और उसको लगता है कि भाई मुझे यहाँ सैलरी मिलती है, मैं 5 घंटे करने काम करने के लिए आया हूँ, 5 घंटे काम करूंगा, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करूंगा, जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल पे भी जा सकता है, वो गिर भी सकता है। सो ओवरऑल मैं एट द एंड आपके पास चलूं तो यहाँ पर एक बात हमारे सामने निकल कर आई है कि जो मैनेजमेंट स्टाइल इन्फोसिस के द्वारा यूज किया गया है वो रेयर है अमंग द इंडियन बिजनेस लीडर्स। और ये बेसिकली बेस्ड है किस पर, वेस्टर्न मैनेजमेंट पर। इसको वेस्टर्न मैनेजमेंट पर बेस माना गया है क्योंकि जो नारायण मूर्ति जी है, उनके अकॉर्डिंग वो जो बेसिकली जो उनकी विजन है वो ऐसी विजन है जिनको कि मतलब आम जनता में एक ऐसी इमेज के तौर पे देखा जाता है कि भाई वो एक दूरदृष्टि वाले लोग पर्सन है, मतलब वो अपना मिशन और विजन दोनों को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो नारायण मूर्ति है, नोन फॉर हिज लीडरशिप एंड विजन इन द पब्लिक इमेज ऑफ द इन्फोसिस, हिज लीडरशिप स्टाइल इज हम्बल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, quite uncommon in the world of Indian businesses, and he believes in sharing wealth with his employees and in leading by the example. In a knowledge-based business like Infosys, he sees the importance of consistency in the rhetoric and action of the empowering employees। यानी उनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो किस पर है कि वो मैन पावर को एम्पावर्ड करें, एम्प्लॉयज को एम्पावर्ड करें, उनको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करें। तो इन्हीं के आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चले तो एक बिजनेस की बहुत फेमस कोट भी है कि भाई अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के बारे में जानना है, एक कंपनी इज नोन बाय, किसी कंपनी को समझना है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फर्स्ट रेट पीपल है, कोई फर्स्ट रेट पीपल है मतलब
जो कि मेन प्रेफरेंस रखता है, या जिसके लिए सारी चीजें बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, तो वो ऐसे लोगों को हायर करेगा जो क्वालिटी पीपल्स होंगे। लेकिन अगर कोई सेकंड रेटेड पीपल है, ठीक है, तो वो हमेशा थर्ड रेटेड पीपल्स को सिलेक्ट करना पसंद करेगा। इस पूरी स्टेटमेंट को अगर समझें तो आप यूं समझ सकते हैं कि अगर किसी को क्वालिटी पसंद है, कोई क्वालिटी में बिलीव करता है, तो क्वालिटी को ही देखना पसंद करेगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी से मेरा कोई जो है समझौता नहीं है, तो वो लो क्वालिटी की तरफ जाना पसंद करेगा, यानी अपने से डाउनवर्ड वो देखना पसंद करेगा। तो फर्स्ट रेटेड पीपल हायर द फर्स्ट रेटेड पीपल, एंड सेकंड रेटेड पीपल हायर द थर्ड रेटेड पीपल, यानी अपने से डाउन लोगों को देखना पसंद करता है, अपने से डाउन लोगों को हायर करना पसंद करता है। इसी के आधार पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके चलूं, तो यहाँ पर दो वर्ड आप अपने अच्छे से समझिए। हम अगर एचआर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, तो इट इज टू बी नोन एज ए मॉडर्न कंसेप्ट। इसको हमने एक मॉडर्न कंसेप्ट के तौर पे समझा है, इसको हम एक मॉडर्न कंसेप्ट मान के चलें। ये मॉडर्न कंसेप्ट है क्योंकि इससे पहले हम लोग पर्सोनल मैनेजमेंट पे फोकस करते थे, पर्सोनल मैनेजमेंट पे फोकस करते थे। और पर्सोनल मैनेजमेंट को अगर नॉर्मली जो बच्चे पढ़ते भी हैं, अगर समझे, तो पर्सनल मैनेजमेंट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई इसको पर्सनल मैनेजमेंट माने, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल और केवल पर्सनल चीजों पे हम फोकस करते थे। कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी की प्रोडक्शन की लागत क्या है, ये ओवरऑल हम जो भी बात करते थे वो कंपनी के बारे में करते थे, और इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर फोकस नहीं करते थे पर्सनल मैनेजमेंट में। अगर हमें किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को समझना भी होता था, तो हम एज ए कलेक्टिव प्रॉब्लम देखते थे, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर हमने फोकस कर दिया। कलेक्टिव प्रॉब्लम अगर कोई है, तो मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आगे आती थी, अदरवाइज किसी प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व वो नहीं करती थी, केवल और केवल पर्सनल ग्रोथ पर, यानी मैनेजमेंट कैसे ग्रो करेगा इस बात पर वो फोकस करती थी। जबकि जो मॉडर्न कंसेप्ट आया हमारे सामने, दैट इज HRM, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट हमारे सामने आया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो HRM जो है वो बेसिकली फोकस करता है किस पर, इंडिविजुअल गोल पर। इंडिविजुअल गोल पर, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उसका इंडिविजुअल गोल क्या है, उसको ये कोलाबरेट करके चलता है, उसके ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स में फोकस करके चलता है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन वो देख के चलता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन इस लेवल तक कि वो क्या हो, रीजनेबल हो, वो क्या हो, रीजनेबल हो, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज मनमानी करना स्टार्ट कर दें। तो एचआर एक मॉडर्न कंसेप्ट है, पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, इसको ट्रेडिशनल कंसेप्ट में देखा गया था, उसी से इम्प्रूव होकर ये एचआरएम में आया। तो उसी से रिलेटेड ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है, और इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो एचआर फंक्शन हम करते हैं, एचआर जो फंक्शन है हमारा, या एचआरएम जो फंक्शन है, उसको हमने स्टाफिंग फंक्शन से कंपेयर किया, वो स्टाफिंग फंक्शन के तौर पे ही देखा जाता है। क्योंकि मैनेजमेंट में अगर हम खाली मैनेजमेंट में बात करें, तो हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसी में से एक स्टाफिंग फंक्शन को आज के तौर पे हम लोग देखते हैं HR मैनेजमेंट के तौर पे। तो HR मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको हम फर्दर ऑन स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आउटव्यू देते हुए चलता हूँ कि पहले हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट था, लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट पे हम फोकस करते थे, और उसमें हमने एक जो है पर्सन जो अपॉइंट किया, उस पर्सन को हम बोलते थे पर्सनल ऑफिसर। क्या बोलते थे, पर्सनल ऑफिसर। और वो पर्सनल ऑफिसर केवल और केवल लोगों की, जो एम्प्लॉयज थी उनकी जरूरतों को देखता था, लेकिन उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल सके इस तरीके का डिसीजन नहीं ले पाता था। इसका मतलब है डिसीजन लेने में भी कहीं ना कहीं डिले हो रहा था इन द पर्सनल मैनेजमेंट। लेकिन जैसे ही HR मैनेजमेंट आया, तो हमने ट्रेड यूनियंस बनाए। उन ट्रेड यूनियंस में एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट कर दिया जो कि उन सभी एम्प्लॉयज का नेतृत्व करेगा, उन सभी के लिए लीडरशिप लेकर आएगा, और जैसी मैनेजमेंट में बातें होंगी, उस मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए उस व्यक्ति को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो पार्टिकुलर जो पर्सन है, उन सब के बिहाफ पर, जितने भी इम्प्लॉयज हैं उन सब के बिहाफ पर उनके वेलफेयर का डिसीजन ले सके। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आया, HRM आया। ठीक है, HRM आया। तो उस HRM के अगेंस्ट हम देखते हैं हमारा स्टाफिंग फंक्शन,
तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग फंक्शन पर, स्टाफिंग फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो स्टाफिंग के बारे में अगर बात करें तो ओवरऑल स्टाफिंग को हमने सिंपली डिफाइन किया है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही व्यक्ति सही जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाए। आपके पास अगर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स खड़े हैं तो उनमें जो सबसे बेस्ट है उसका सिलेक्शन करना ही क्या कहलाएगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को परफॉर्म करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है, एंड स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस रिक्वायरमेंट। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। फाइंड द राइट पीपल, कैसे ढूंढकर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही लोगों को सही जॉब के लिए तलाश करके। बेसिकली स्टाफिंग फिल्स द पोजीशन एज शोन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो उसके ठीक नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, तो वहाँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो हमारे एचआर मैनेजर है वो जो लोअर लेवल के लिए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उनको बेसिकली वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है, ऑप्ट करता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, इवन दो सही समय पर जैसे जरूरत है उस वक्त हमें उसकी रिक्वायरमेंट। इसके लिए हम बेसिकली दो जो है ना पॉइंट पे फोकस करके चलते हैं। एक पॉइंट होता है हमारा वर्क लोड एनालिसिस, एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ये दोनों के दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वर्कफोर्स हमारे पास कितना वर्कफोर्स काम कर रहा है, वर्कलोड कितना है, लोगों की हमें और रिक्वायरमेंट है, इस तरीके की बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनको फर्दर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल है, वहां पर जो एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसको सही समय पर सिलेक्ट करना, सही लोग सही पर्सन को सिलेक्ट करना, ये हमारा बेसिकली स्टाफिंग का काम होता है। After planning and selection, after planning and selection of organization structure, the next step in management process is to fill the various posts. Even though to keep filled the already filled jobs provided in the organization, this is termed as management of staffing function। ये management का staffing function के तौर पे समझा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का सिंपल मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट है उनको फिल करना। उनको फिल कैसे करना, विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, और जिस जॉब के लिए जो पर्सन हमें चाहिए उसी तरीके की उसके अंदर स्किल्स हो, क्वालिटीज हो, क्वालिफिकेशंस हो, उन लोगों का सिलेक्शन करना बेसिकली हमारा क्या है, स्टाफिंग फंक्शन है। इन सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज सॉरी इन सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट। बस इतना ये आपको याद रखना है। अगर कहीं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो ये वर्ड आपको वहां देखने को जरूर मिलेगा। इट बिगन्स विद द वर्क फोर्स प्लानिंग, ये वर्क फोर्स प्लानिंग से स्टार्ट होता है एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कफोर्स। ये वर्कफोर्स से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्कफोर्स ही तो है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय के तौर पे जाना जाता है। वर्कफोर्स ही तो है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जिसको हम अपॉइंट करते हैं। और उसके अपॉइंटमेंट के बाद हमारी जो प्लानिंग होती है, उसकी जो हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद जो हमारे अदर फंक्शंस होते हैं लाइक रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, उनको उनको प्रमोशंस देना, कंपनसेशन क्या लिंक कितना अमाउंट दिया जाएगा, उनका काम का परफॉर्मेंस करना, अप्रेजल करना, भाई किस तरीके से उन्होंने काम किया इस बात को सिलेक्ट करना, ये सब हम उसके बाद करते हैं। पहले हमें डिसीजन लेना होता है वर्कफोर्स का, फिर हम वर्कलोड को देखते हैं, इनकी प्लानिंग करने के बाद हम ये सारे फंक्शंस करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं अबाउट द स्टाफिंग। कहता है स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स का मतलब है कि जैसा हमें चाहिए और जैसा वर्कर चाहता है वो दोनों बातें वहां पर हमें अवेलेबल हो, ऐसा वर्कर हम जो है ऑब्टेन करना चाहते हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनको मेंटेन करना चाहते हैं। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की एक ऐसी प्रोसेस स्टाफिंग है जिसमें हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो कि सेटिस्फाइड भी हो, सेटिस्फैक्टरी भी हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इजिली मिल भी जाए, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज भी किया जाए। एक और डेफिनेशन दी गई है स्टाफिंग एज ए प्रोसेस के तौर पे ही, इट इंक्लूड्स एक्विजिशन।
ये एक्वायर करना है, रिटेंशन करना है, डेवलपमेंट करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, प्रमोशन देना है, एंड कंपनसेशन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इट्स ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमन कैपिटल को अगर देखें, ह्यूमन कैपिटल को एक्वायर करना, उसको रिटेन करना, उसको डेवलप करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, उसके काम का अप्रेजल करना कि उन्होंने काम किस तरीके से किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन देना, उनके कंपनसेशन फिक्स करना, यही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये सब हम किसके लिए करते हैं? उस ह्यूमन कैपिटल के लिए, उस ह्यूमन पावर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। तो इसको एज ए प्रोसेस के तौर पे देखा गया है। स्टाफिंग को ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको किस पे देखा गया है? एज ए प्रोसेस के तौर पे देखा गया है। छोटी सी बात यहाँ एक टिप के तौर पे दी गई है, दैट इज टुडे स्टाफिंग में इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज लाइक डेली वेजर्स, कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। तो अगर इन बातों को हम ध्यान रखें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई स्टाफिंग जो है बेसिकली वो एक लाइन फंक्शन भी है, लाइन फंक्शन भी है, एंड एक स्टाफ फंक्शन भी है। स्टाफ फंक्शन भी है, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन के तौर पे इसको देखा गया है, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन के तौर पे, यानी कि इंडिविजुअल तौर पे भी देख सकते हैं और एक एज ए ग्रुप स्टाफिंग फंक्शन के तौर पे भी इसको समझा जा सकता है, जिसमें कि हम कंसल्टेंट को अपॉइंट करके चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलें तो स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। यानी कि ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एवरी सिंगल पर्सन के बारे में जो है स्टाफिंग रिकॉग्नाइज करती है, स्टाफिंग जो है उसको इम्पोर्टेंट मानती है। एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज द इंडिविजुअल वर्कर हु इज अल्टीमेट परफॉर्मर। यानी कि एक इंडिविजुअल वर्कर होता है जो अल्टीमेट परफॉर्मर होता है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट था, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो पर्सनल मैनेजमेंट था वो कलेक्टिव गोल्स को देखता था, कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को समझता था। लेकिन जो एचआर हमारे सामने आया मॉडर्न कंसेप्ट के तौर पे, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने लगा, उसने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो उसी को यहाँ पर इसने जस्टिफाई करते हुए बताया कि स्टाफिंग जो है दैट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज इंडिविजुअल वर्कर हु इज अल्टीमेट परफॉर्मर। ये वर्कर ही होता है जो इंडिविजुअली या एज ए ग्रुप के तौर पे परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स को ग्रुप प्रॉब्लम्स के तौर पे देखेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। इसलिए हर पर्सन की इंपॉर्टेंस को, हर पर्सन को हमने इंपॉर्टेंट माना है और हर पर्सन की प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर फोकस करने की कोशिश की है अंडर द स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द मैनेजल फंक्शन, स्टाफिंग को एक मैनेजल फंक्शन माना गया है ऑफ फिलिंग द एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें जॉब्स को फिल करना, और जो पहले से भरी हुई जॉब है, पहले से जो ऑलरेडी अपॉइंटेड पीपल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो दो तरीके की बातें हैं इनको स्टाफिंग के अंतर्गत देखा जाता है। एंड दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। और ये कैसे किया जाता है? जो वर्कफोर्स होता है उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके, एंड फॉलोड बाय द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, placement, promotion, appraisal, and development of the personnel to fill the roles designed into the organizational structure। जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पोस्ट डिफाइन की हैं उन पोस्ट को फिर हम जो है स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा फिल करते हैं। लेकिन फिल करने से पहले हम क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका? रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स का। तो इसका मतलब वर्कफोर्स के एनालिसिस से ये स्टाफिंग फंक्शन स्टार्ट होता है। तो कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि स्टाफिंग स्टार्टिंग विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्कफोर्स, उसमें हमें फिल करना होता है, वर्कफोर्स से ये स्टार्ट करता है। इन अ न्यू एंटरप्राइजेज, अगर हम किसी नए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द स्टाफिंग फंक्शन फॉलो द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करेगा क्योंकि स्टाफिंग तो वहां पर अभी की जानी है। स्टाफिंग किसको देखेगा कि वहां पर प्लानिंग कैसी है और वहां की ऑर्गेनाइजिंग कैसी है। So after deciding what is to be done and how it is to be done, after creation of organizational structure, the management is in the position to know the human resource requirements of enterprises at different levels।
फिर जो है स्टाफिंग फंक्शन ये बात डिसाइड करता है, मैनेजमेंट ये फंक्शन ये बात डिसाइड करता है कि हमें किस किस पोजीशन पर किस किस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक बार हम नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल डिसाइड कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, देन मैनेजमेंट स्टार्ट करती है विद द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, ताकि जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज है उसको फुलफिल किया जा सके। अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज है तो उसे क्या करना होता है, उसके लिए दो काम चलते हैं। उसके लिए स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पे देखा जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए दो बातें देखी जाती हैं, क्या कि भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नई जॉब्स का क्रिएशन हो सकता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। और इन्हीं दो बातों को आधार मानकर हम ये बात रखते हैं कि स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पे देखते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज है, वहां पर लोग आएंगे नई जॉब्स के लिए और लोग छोड़कर जाएंगे, तो उसी प्रोसेस को उसी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हम इस फंक्शन को यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चलते हुए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। तो स्टाफिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस को हम 5 पॉइंट्स में कंक्लूड करेंगे। उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि भाई स्टाफिंग जो है इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने, ड्राइवर माने, या किसी को हम ऐसा ऐसा फैक्ट माने, तो वो क्या है, स्टाफिंग है, जो कि फंडामेंटल और क्रिटिकल भी है, जो मोस्ट फंडामेंटल भी है और क्रिटिकल भी है। सो द राइट पीपल कैन हेल्प यू टू टेक योर बिजनेस टू द टॉप एंड द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। इसी के कंटेक्स्ट में जैसे कि बताया कि भी इन्फोसिस के अंदर नारायण मूर्ति जी ने कि भाई हमारा जो एसेट्स है वो शाम को घर चला जाता है, और इस बात को इंश्योर करना कि वो अर्ली मॉर्निंग वापस आएगा, वो इसी चीज को जो है ना बताता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स है वो काफी अच्छा है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर ले जा सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो करवा सकता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो वो बिजनेस को तोड़ सकता है, बिजनेस को डाउनफॉल पे ले जा सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने क्या कहा है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने का जो श्रेय जाता है वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे जाता है। इफ राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट अवेलेबल, it will lead to wastage of material, time, efforts, energy, resulting in lower productivity and poor quality of products. That's why it is said that the quality of human resource should be good. और इसीलिए कहा भी गया है कि जो फर्स्ट रेटेड पीपल है वो फर्स्ट रेटेड पीपल को ही हायर करता है, और जो सेकंड रेटेड पीपल है वो थर्ड रेटेड पीपल को हायर करता है। द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट profitably. It is therefore essential that right kind of people must be available at in the right number at the right time, and they should be given adequate training so that wastage is minimum. और अगर उनको सिलेक्शन कर लिया है तो उनको इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि हमारा वेस्टेज कम से कम हो। तो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन, फंडामेंटल फंक्शन आप इसे कह सकते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल द की फील्ड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भरी हुई जॉब को भी नहीं संभाल पा रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो वो खाली पड़ी जॉब को कैसे फिल करेगा, एंड द स्ट्रक्चर विद द राइट काइंड ऑफ द पीपल, और उन जॉब को कैसे फिल करेगा जो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस बात को समझने के लिए प्रॉपर स्टाफिंग जो है वो इंश्योर करती है, और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उन 5 पॉइंट से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। पहला है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन का जो अहम रोल है वो क्या है, सिंपली राइट पर्सन होना चाहिए, राइट पर्सन राइट टाइम पर हमें मिल जाए, और राइट जो वैकेंट जॉब है उस जॉब के लिए वो राइट हो, यानी राइट जॉब के लिए वो सफिशिएंट पर्सन हो, इफेक्टिव पर्सन हो। तो ये तीन बातें जहां पर होंगी तो हम वहां कहेंगे कि हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल की हमारी जो है बात वो फुलफिल हो रही है। सो ये कहता है कि भाई इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। कि भाई जो स्टाफिंग है वो हमारी मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, मदद करता है जो हमारा
ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सनल को ढूंढने में, उसको सर्च करने में, और उसी के लिए हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसी के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ताकि उसके अंदर हमारे पास ए लोड्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल हो, लोड्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल हो, उनमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट कर सके, और देर आफ्टर हम सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो राइट पर्सन राइट टाइम राइट जॉब पे लेने के लिए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को यहाँ फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके बाद है हायर परफॉर्मेंस। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब चाहिए। अगर पर्सन ही सही नहीं है, काम करने वाले एम्प्लॉयज ही सही नहीं है, तो हमारी परफॉर्मेंस भी किसी भी कंडीशन में इंप्रूव नहीं कर सकती। देन थर्ड वन, ये हमें स्टाफिंग की क्यों जरूरत है, कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मान लीजिए कोई बुरे से बुरा वक्त भी आ गया, लेकिन उसका मैन पावर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उसको सरवाइव करवा देगा, उसके ग्रो की तरफ ले जाएगा, ग्रोथ की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, इन द केस ऑफ कोरोना टाइम, भाई वहां एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे थे या उनको रिट्रेंच किया जा रहा था, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना काम करने को तैयार नहीं थे, सैलरी उनको लेट मिल रही थी। तो इस बात का इम्पैक्ट ये हुआ कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो गए, बंद हो गए। लेकिन वहीं पर अगर वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही करेगा, सर्वाइव ही करेगा, और सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्टाफिंग होना बहुत जरूरी है, राइट पर्सन की राइट प्लेस पर, राइट समय पर। सो इट इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द मैनेजर। यानी सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द मैनेजर का मतलब होता है फ्यूचर में, ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस आप इसे बोल सकते हैं कि भविष्य में कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी सक्सेशन प्लानिंग की जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सके। और सक्सेशन प्लानिंग से ही हम बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ग्रो करते हैं। और हमें पता भी है, एक ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ा था, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। ग्रोथ कैसे पता लगती है, जब मैक्सिमम एम्प्लॉयज को हम ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा लेकर आते हैं, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से जाना नहीं देना चाहते, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानकर काम करते हैं, वो सेटिस्फाइड फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग का एक काम ये भी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट हुआ है उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करे। इट हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग। ओवरमैनिंग का मतलब होता है कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा एम्प्लॉय ना हो, उससे ज्यादा एम्प्लॉय ना हो। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। तो ये लेबर कॉस्ट को भी कम रखने की कोशिश करता है, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल को भी जो है रिमूव करता है। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ द वर्कर ऑफ द वर्क बाय द इंडिकेटिंग इन द एडवांस शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। इट मींस, इसको सिंपली भाषा में अगर आप समझें तो आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्कफोर्स और वर्कलोड, इन दो एनालिसिस पर वो बेसिकली फोकस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन भी हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर बढ़ना चाहिए। यानी कि स्टाफिंग जो है वो एम्प्लॉयज को लेकर आता है तो उनके अंदर इस प्रकार का मोटिवेट भी उनको करे, उनको मोटिवेशन भी दे, उनका मोरल भी अप करे, कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, सूरज स्कूल कोसली, वहां पर आई फील वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि वहां पर जो मेरा काम है वो ये है कि मुझे टीचिंग ही करनी है। अननेसेसरी मेरे पास कोई वर्कलोड नहीं है, या अननेसेसरी किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को केवल चाहिए कि मेरा जो है आउटपुट अच्छा आए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, और ऐसा इन्वायरमेंट मुझे इस स्कूल में अवेलेबल है। तो मैं वहां सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं वहां से जॉब छोड़ने की कभी सोचूंगा ही नहीं। तो अगर ऐसा मोराल अप हो जाता है किसी एम्प्लॉय का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली लगातार बेस पे काम करता है, और उसका वहां से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का मन भी नहीं करता। इवन तो अगर उसको कहीं पर थोड़ा बहुत हाइक भी मिल रहा है ना, तो ही कैन सेक्रीफाइस दैट हाइक, उसको छोड़ सकता है। तो इट improves द जॉब सेटिस्फेक्शन and morale of the employees through objective assessment and fair reward of their contribution। तो उनको ये सारी बातें जो है हम प्रोवाइड करें, उनका मोरल भी अप किया जाए, उनके ऑब्जेक्टिव्स के असेसमेंट भी किया जाए, उनको फेयर रिवॉर्ड भी मिले, और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए। तो ये तीन चीजों को हम यहाँ बेसिकली इन्वॉल्व करके चलते हैं, तो उससे इनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। द स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस दीज डेज बिकॉज ऑफ। क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है, एक छोटे से पॉइंट में अगर कंक्लूड करें तो,
रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन तीन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो इन तीन चीजों के आधार पर ये कह सकते हैं कि नाउ इट इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्योंकि आजकल हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को समझ नहीं पाते हैं, वो किस तरीके का बिहेवियर करता है, उसके मन में क्या है। अगर वो बिल्कुल फुल मन से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के काम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और क्योंकि ग्रोथ डे बाई डे हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसलिए भी स्टाफिंग पोजीशन को इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि वहां पर भी न्यू पोस्ट क्रिएट होंगी, न्यू पोजीशंस आएंगी, उनको भी हमें वहाँ फिल करना पड़ेगा। एज वेल एज रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उन टेक्नोलॉजीज को भी हमें समझना है, उनसे भी हमें अपने वेल जो एम्प्लॉय है उनको जो ना क्या करना है, वो वाकुफ कराना है, मतलब उनको उनके बारे में बताना है, समझाना है, ताकि वो उसको उसी तरीके से यूज करके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक, टुडेज सेशन। हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूं तो हमने सिर्फ दो बातों पे फोकस किया है यहाँ पर। एक तो हमने समझा कि मॉडर्न कंसेप्ट कौन सा है हमारा आज की डेट में, तो मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में हमने बात की। तो उसमें हमने बात की एचआरएम के बारे में। और दूसरा सर हमने जो एचआरएम के बारे में और सर स्टाफिंग के बारे में। हाँ, तुमने मुझे डरा दिया एकदम से। जब भी आप किसी बात को बोलो ना अनीस, तो प्लीज एक बार एक्सक्यूज मी बोल के बोल दिया करो, ताकि थोड़ा मैं समझ सकूं कि आप कुछ कहना चाह ओके। रहे हो। क्योंकि अचानक ओके बोलोगे सर। तो ये जो हेडफोन मैंने लगाया है ना, इससे डायरेक्ट आवाज मेरे कान में जाती है ना, तो वो आउटर से नहीं आती, सीधी कान में जाती है, तो उससे थोड़ा सा मुझे फिर ये हो जाता है कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा तुमने बिल्कुल सही कहा। एक तो पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और एक मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, दैट इज एचआरएम के यस बारे में। सर। और एचआरएम के बारे में ही हम थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ एचआरएम किस तरीके से है। तो आप ओवरऑल अगर बात ओके करें सर। तो एचआरएम के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि स्टाफिंग फंक्शन अब्सेंट है, क्योंकि स्टाफिंग को ही हमने क्या माना है, एचआरएम माना है। तो उसमें स्टाफिंग फंक्शन कैसे हो सकता है आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने इसमें क्या पढ़ा है आज, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग और उसकी इंपॉर्टेंस। तो उसको एक बार रिकॉल करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको लगे तो आपने पूछ लेना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि जो स्टाफिंग है वो एचआरएम का पार्ट कैसे है और स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है, इनके ऊपर हम थोड़ी सी क्लास को लेकर ओके चलेंगे। सर। तो यहाँ ओके तक अगर सर। कोई डाउट हो, कोई बात हो, पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को करते हैं वाइंड अप। हैव ए स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर वो देखना चाहें तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चली रही है हमारी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ओके अ गुड डे। सर। ओके सर। बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय बाय, हाँ।